Today we are going to study working of alkaline buffers भी कहते हैं इनको, basic buffers भी कहते हैं. Alkaline और basic buffers. लास्ट क्लास में जब हमने एसिडिक बफर्स का पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखा था कि हाउ डज अ एसिडिक बफर वर्क्स. We take weak acid and the salt solution of weak acid. Weak acid ionizes incompletely to give anion of weak acid and H positive ion, whereas the salt of weak acid ionizes completely to give anion which is similar to the anion of the weak acid and the Na positive ion दे रहा है इस केस में सोडियम आयन. अच्छा, अब ये जो नेगेटिव आयन है एनाइन इथेनोएट आयन है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि ये हमें रिजर्वॉयर क्वांटिटीज में चाहिए. हम चाहते हैं कि ये सफिशिएंट अमाउंट में हो, क्योंकि जब हम किसी भी वीक एसिड में H पॉजिटिव आयन डालेंगे, मतलब अगर हम बफर सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन डालेंगे तो क्या होगा कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, राइट. क्योंकि H पॉजिटिव आयन जब बढ़ेगा तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड पे बढ़ रहा है, तो इट विल शिफ्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड. These extra H positive ion will combine with the ethanoate ion and it will produce back an unionized molecule of ethanoic acid. अच्छा, इससे होगा क्या? जब H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन कम होगी है, जो आपने एक्स्ट्रा डाली थी वो वापस कम हो जाएगी, लेकिन साथ में कुछ इथेनोएट आयन की कंसेंट्रेशन भी कम हो जाएगी ना, क्योंकि H पॉजिटिव आयन अकेला तो पीछे नहीं जा रहा, वो इथेनोएट आयन को साथ लेके पीछे जा रहा है ना. अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल पूरा कैसे बनेगा? जब H पॉजिटिव आयन will keep combining with the ethanoate ion to form unionized ethanoic acid molecules. तो इथेनोएट आयंस की जो कंसेंट्रेशन कम हो रही है, उसकी कंसेंट्रेशन कम होने से सोल्यूशन पे कोई बहुत ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ता. और क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जो इथेनोएट आयन की कंसेंट्रेशन है वो ऑलरेडी सोल्यूशन में बहुत ज्यादा है. और क्यों बहुत ज्यादा है? क्योंकि वो जब हमने सॉल्ट डाला था सोडियम इथेनोएट, तो क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज होता है, तो इथेनोएट आयन ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सोल्यूशन में प्रेजेंट था. इसको हम ये भी कहते हैं दीज आर प्रेजेंट इन रिजर्वॉयर क्वांटिटी, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इथेनोएट आयन सफिशिएंट क्वांटिटी में, सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट था. इसलिए थोड़ा बहुत अगर ये कम हो भी गया है सोल्यूशन पे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, राइट. अच्छा, व्हाट विल हैपन इफ वी ऐड H पॉजिटिव आयन? तो वो हमने देख लिया था कि H पॉजिटिव आयन डालने से addition of H positive ion shifts the equilibrium towards left hand side as extra H positive ion added combines with the ethanoate ions to form undissociated ethanoic acid molecules. I think आगे ये कंप्लीट नहीं किया था हमने, इसको कंप्लीट कर लेते हैं. फिर उसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो इथेनोएट आयन की कंसेंट्रेशन है वो भी तो डिक्रीज हो रही है. अनडिसोसिएटेड इथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल्स तो बन गए, और ये कब तक बनते रहेंगे? अंटिल इक्विलिब्रियम is re-established. लेकिन जब इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश्ड हो गया है तो H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन कम हो गई. वो तो आपने एक्स्ट्रा डाला था तो कम हो गई, जो पहली वाली थी उसी के बराबर हो जाएगी, लेकिन इथेनोएट आयन की कंसेंट्रेशन भी कम हो जाएगी ना. वो तो एक्स्ट्रा ऐड नहीं करा हमने, लेकिन उसकी कंसेंट्रेशन कम होने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लार्ज reservoir supply of ethanoate ion ensures that concentration of ethanoate ion does not change significantly. So pH
stays in the same range. क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो नहीं है? Now what will happen if we add alkali to it या hydroxide ion अगर हम ऐड करेंगे तो how does this buffer keep the pH same? If we add small amounts of hydroxide ions, देखो हमारे पास जो एसिडिक बफर है उसकी जो इक्वेशन है, इक्वेशन ये है कि वी हैव इथेनोइक एसिड, इसको वाटर में डालेंगे एक्वस फॉर्म में तो इट विल स्टैब्लिश इक्विलिब्रियम विद आयोनाइज्ड इथेनोएट आयंस एंड H पॉजिटिव आयंस, और इसके साथ में वी हैव सॉल्ट ऑफ वीक एसिड व्हिच इज सोडियम इथेनोएट। उसी बफर की बात हो रही है, बस अब हम सिर्फ इस बफर को ये देख रहे हैं कि ये बफर कैसे काम करेगा जब हम इसमें OH नेगेटिव आयन ऐड करेंगे। H पॉजिटिव आयन ऐड करा तो हमने देखा कि किस तरह से वो pH को चेंज होने से रोक रहा है। अब हमने इसमें इस बफर सोल्यूशन में क्या डाला है, ये पूरा बफर सोल्यूशन बना है वीक एसिड और उसके सॉल्ट से। अब हमें ये देखना है कि ये OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को कैसे केटर करेगा। अगर आप इसमें एडिशनल OH नेगेटिव आयन डालते हो तो क्या होगा, देखो जब आप इसमें OH नेगेटिव आयन डालोगे तो these हाइड्रोक्साइड आयन will react with H positive ion already present in the solution to form water। जो आपने एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आयन डाला वो तो न्यूट्रलाइज हो गया बाय H पॉजिटिव आयन, लेकिन H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्योंकि न्यूट्रलाइज हुआ है, H पॉजिटिव आयन रिएक्ट हुआ है OH नेगेटिव आयन से, तो कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कम हो जाएगी। जब कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की कम होगी तो pH की वैल्यू तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जैसे ही H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो रिवर्सिबल है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। जो H पॉजिटिव आयन कम हुए वो वापस से रिप्लेनिश हो जाएंगे दोबारा से और मजीद इथेनोइक एसिड आयनाइज हो जाएगा टू अगेन इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू। सही है? So the concentration of H positive ion will be increased back to the original value as the position of the equilibrium will shift more towards right hand side। बात समझ आती है? इसको लिखवाऊं या लिखोगे खुद ही? Adding small amounts of alkali or hydroxide ions OH negative ion will react with H positive ion to form H2O। तो extra OH negative ion added are neutralized। अच्छा, जब OH नेगेटिव आयन न्यूट्रलाइज हो गए तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई ना, तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन के लेफ्ट और राइट पे जो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ तो इसको फिर हम इस तरह से रीड आउट करेंगे, कंसंट्रेशंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशंस, ठीक है? तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस
shifts position of equilibrium towards right hand side to replenish concentration of H positive ion. However, देखो जब पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगी तो एसिड आयोनाइज होकर सिर्फ H पॉजिटिव आयन तो नहीं बनाएगा ना, वो इथेनॉइड आयन भी बनाएगा। इथेनॉइड आयन की कंसंट्रेशन में जो इंक्रीज आया है उससे सोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इथेनॉइड आयन सॉल्ट से ऑलरेडी इतना सारा है, सोल्यूशन में थोड़ा बहुत बढ़ भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। So however, increase in concentration of ethanoid ion has no significant effect as it is already present in reservoir quantities from salt. सही है। आगे बढ़े। कॉपी कर लो इसको प्लीज। चलो नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ एल्कलाइन बफर। अब एल्कलाइन देखो एसिडिक बफर बनता है बाय एडिंग वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। एल्कलाइन बफर बनेगा बाय एडिंग अ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। देखो वीक एसिड और उसका जो सॉल्ट डाला था, वीक एसिड का जो सॉल्ट होता है ना बेसिकली वो वीक एसिड का एनाइन देता है हमें। जैसे इथेनोइक एसिड है तो सॉल्ट से हम किस चीज में इंटरेस्टेड है, सॉल्ट हमें देगा वीक एसिड में जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है ना जिसको हम एनाइन कहते हैं, तो हमें वो वाला एनाइन चाहिए बेसिकली, एनाइन ऑफ वीक एसिड चाहिए जो कि हमें सॉल्ट से मिल रहा है और वो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। और वो एनाइन अगर मैं वीक एसिड की इक्वेशन बना रहा था, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इथेनोइक आयन प्लस H पॉजिटिव आयन। इथेनोइक एसिड वीक एसिड है और जो इथेनोइक आयन है ये बेसिकली इस वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि एसिडिक बफर बनाने के लिए हमें वीक एसिड और उसका सॉल्ट चाहिए, या सॉल्ट की जगह पे मैं ये भी कह सकता हूँ हमें वीक एसिड या फिर उसका कॉन्जुगेट बेस चाहिए जो कि हमें सॉल्ट से मिल रहा है। बेसिकली वीक एसिड से जो इथेनोइक आयन आ रहा है ना वो स्मॉल क्वांटिटी में, हमें ये इथेनोइक आयन ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तो मैं इसलिए सॉल्ट डाल रहा हूँ क्योंकि सॉल्ट कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। इसी तरह वीक बेस बनाने के लिए मतलब
बेसिक बफर बनाने के लिए हमें रिक्वायर्ड है वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक बेस, मतलब इसी बेस का एक सॉल्ट चाहिए जो बेस हम यूज कर रहे हैं। और सॉल्ट ऑफ वीक बेस को हम क्या कहेंगे, जैसे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड को हम कॉन्जुगेट बेस कह रहे हैं, तो सॉल्ट ऑफ वीक बेस को हम उसका कॉन्जुगेट एसिड भी बोल सकते हैं। राइट, अब वीक बेस की एग्जांपल में जैसे वी हैव अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक वीक बेस है। इसका एक्वस सोल्यूशन मतलब इसको पानी में डालेंगे तो इट विल आयोनाइज, बट एज इट इज अ वीक बेस तो इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होगी। इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन हम रिवर्सिबल जैसे शो कर रहे हैं, इट विल आयोनाइज टू फॉर्म अमोनियम आइंस एंड हाइड्रोक्साइड आइंस। ये हमारे पास वीक बेस है, और ये जो अमोनियम आइन मिल रहा है हमें, ये बेसिकली इस वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड है, क्योंकि जब ये रिएक्शन वापस राइट टू लेफ्ट जाएगा तो अमोनियम आइन विल डोनेट H पॉजिटिव आइन टू OH नेगेटिव आइन, ये एज अ एसिड काम करना शुरू हो जाएगा। तो राइट साइड पे जो एसिड होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में, फिर हम उनको कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। ऐसे ही था ना एएस में, दिस इज बेसिकली कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीक बेस जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अच्छा, अब बफर बनेगा कैसे, जब हम वीक बेस और उसका सॉल्ट लें। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्ट होगा वो हम ले सकते हैं अमोनियम क्लोराइड। अब क्योंकि ये सॉल्ट है तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है टू गिव अमोनियम आइंस एंड क्लोराइड है। ये जो कॉन्जुगेट एसिड है, अब देखो ये कॉन्जुगेट एसिड दो जगह से आ रहा है, वीक बेस से तो ये बहुत कम आ रहा है, लेकिन जो सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड उससे ये बहुत ज्यादा आ रहा है। और हमें अमोनियम क्लोराइड ही रिजर्वायर क्वांटिटीज में चाहिए, जैसे वहां पे इथेनोएटाइन वीक एसिड के केस में रिजर्वायर क्वांटिटीज में चाहिए था, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए था। यहाँ पे अमोनियम आइन हमें ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाएगा। कौन देगा, अमोनियम क्लोराइड देगा, ये हमें मिल रहा है लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, अच्छा भाई, इसकी वर्किंग किस तरह से होगी। वर्किंग ऑफ अ बेसिक बफर, देखो अगर हम इस बेसिक बफर में H पॉजिटिव आइन डालते हैं, किस तरह से काउंटर करेगा इसको। जो इक्वेशंस है हमारे पास, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इनकम्प्लीटली आयोनाइज हो रहा है टू गिव अमोनियम आइंस एंड हाइड्रोक्साइड आइंस। इसी तरह जो उसका सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड, ये कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है टू गिव अमोनियम आइंस एंड
क्लोराइड आयन। देखो जब हम इसमें H पॉजिटिव आयन डालेंगे, एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आयन डाल रहे हैं सोल्यूशन में, हमारा जो बफर बना है वो बेसिकली ये पूरा सोल्यूशन जो है ना मिला के, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड और उसका सॉल्ट ये मिला के पूरा सोल्यूशन बफर बनता है। तो एक ही बीकर के अंदर मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी डाला है और अमोनियम क्लोराइड भी डाला है। जब आप इसमें H पॉजिटिव आयन डालोगे तो ये H पॉजिटिव आयन जाके किस चीज के साथ रिएक्ट होगा, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। तो जो आपने एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आयन डाला है वो तो न्यूट्रलाइज होकर वाटर बन गया, लेकिन H पॉजिटिव आयन चलो जो एक्स्ट्रा डाला था वो तो खत्म हो गया, लेकिन उससे हुआ क्या, OH नेगेटिव आयन भी तो साथ रिएक्ट हो रहा है, तो उसकी कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी सोल्यूशन के अंदर। जब कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो वो वापस रिप्लेनिश कैसे होगी, वापस अपनी लेवल पे कैसे आएगा, हमारे पास ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन विल इंक्रीज अगेन। ठीक है, तो वापस अपने लेवल पे आ जाएगी, तो पीएच की वैल्यू सेम हो जाएगी। लेकिन OH नेगेटिव आयन अकेला तो नहीं आएगा ना, जब ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट पे जाएगी तो OH नेगेटिव के आयन के साथ अमोनियम आयन भी आएगा। लेकिन क्या अमोनियम आयन के आने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ना है, नहीं पड़ना, क्योंकि अमोनियम आयन की कंसेंट्रेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा थी, रिजर्वायर क्वांटिटीज में थी। रिजर्वायर मतलब बहुत, एज कंपेयर टू अदर आयंस ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, बट increase in concentration of ammonium ions has no significant effect। हाँ भाई, अब बताओ समझ आया है सब कुछ? सबको समझ आ गई ये बात या रिपीट करूं? आगे बढ़े फिर। अच्छा, अगर हम इसमें H पॉजिटिव आयन की जगह OH नेगेटिव आयन, मतलब एसिड, कोई बाहर से एसिड डालने के बजाय अल्कली डाले, तो किस तरह से ये बफर पीएच को चेंज होने से रोकेगा, ये भी देख लेते हैं। If we add OH नेगेटिव आयन क्या होगा, देखो OH नेगेटिव आयन पहले से सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो OH नेगेटिव आयन आप एक्स्ट्रा डालोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इंक्रीज होगा, the position of equilibrium will shift towards left hand side। लेकिन ये OH नेगेटिव आयन अकेला तो नहीं जाएगा ना पीछे, ये अमोनियम
माइंस को साथ लेके जाएगा, तभी तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो अमोनियम आयन की कंसेंट्रेशन भी साथ में डिक्रीज होगी, but decrease in concentration of ammonium ion has no significant effect as it is already present in the reservoir quantities. इसका आंसर लिखवाऊं या लिख लोगे? बता देता हूँ, चलो। एडिंग हाइड्रोक्साइड आयंस shifts equilibrium towards left hand side, OH negative ion concentration decreases, decrease in ब्रैकेट का मतलब ही कंसेंट्रेशन होता है, ठीक है, इसलिए मैं पूरा वर्ड नहीं लिख रहा हूँ। डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन नहीं लिख रहा हूँ, ये ब्रैकेट मींस कंसेंट्रेशन। डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन हैज नो significant effect as it is present in reservoir quantities. क्लियर है सबको? और अगर लिख लिया है तो आगे बढ़े। चलो, अच्छा अभी थोड़ा सा ना मुश्किल काम है, बहुत ध्यान से सुनना है इसको। देखो बफर जो है ना, हम वीक एसिड प्लस इट सॉल्ट उससे भी बना सकते हैं, जिसको हमने एसिडिक बफर बोला है। अच्छा, बफर का पीएच ये नहीं है कि वो बफर जो है वो पीएच 7 पे रखेगा। जैसे एसिडिक बफर है ना, तो उसकी जो पीएच की रेंज होती है वो एसिडिक रेंज में होती है। जैसे अगर कोई बफर हमने बनाया है, उसका पीएच जो है वो 5 से लेट्स से 6.5 तक रहेगा। अब अगर आप उसमें एसिड डाल दो कोई थोड़ा सा, तो बफर का पीएच चेंज नहीं होगा, इसी रेंज में रहेगा। अगर आप इसमें अल्कली डाल दो तो भी उसका पीएच चेंज नहीं होगा, इसी रेंज में रहेगा। ये मकसद है बफर का। और अगर आप लेट्स से एसिडिक बफर नहीं, अल्कलाइन बफर बना रहे हो या बेसिक बफर बना रहे हो, तो बेसिक बफर की जो पीएच की रेंज है जिसमें वो अपना पीएच कंट्रोल रखेगा, वो अल्कलाइन रेंज में रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पीएच जो होगा वो, और बेसिक बफर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, 8 से 10 के बीच में रखना है उसको, पीएच को। तो वो 8 से 10 के बीच में कंट्रोल रखेगा पीएच, डिस्पाइट एडिंग एच पॉजिटिव आइन, लेकिन स्मॉल अमाउंट। ऐसा नहीं कि बाल्टियां भर भर के एसिड और अल्कली डाल रहे हो उसमें और कह रहे हो पीएच चेंज हो गया, थोड़ा थोड़ा। सही है। एक्चुअली बफर की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अभी हम देखेंगे ना, तो हमें खुद ही समझ आ जाएगा। जो हमारे बॉडी में ब्लड है उसमें भी एक बफर सोल्यूशन ऑपरेट कर रहा होता है। तो जब हम डाइट लेते हैं तो डाइट में कुछ फूड ब्रेक डाउन होने की वजह से अक्सर जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूजुअली एसिडिक होते हैं। तो बफर जो है बॉडी में जो ब्लड का पीएच है उसको, ब्लड में जो बफर होता है वो पीएच को चेंज होने से रोकता है। और ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है कि अगर वो एक वैल्यू थोड़ी सी ऊपर भी चली जाए
या नीचे भी चली जाए तो बहुत ही सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, मतलब इट लीड्स टू डेथ। इसमें अगर आपकी बॉडी का, वैसे तो जो ब्लड का पीएच होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, बट इफ इट डिक्रीजेस इनटू एसिडिक रेंज तो उसको हम कहते हैं एसिडोसिस। और अगर इफ इट इंक्रीजेस टू अल्कलाइन रेंज इट इज नोन एज एल्किनोसिस। एल्किनोसिस हो या एसिडोसिस हो, बोथ आर लीथल। द ब्लड का जो पीएच है ना ह्यूमन बॉडी का, वो 7.35 से 7.45 के बीच में ही रहना चाहिए। इससे ऊपर नीचे अगर पीएच होगा तो बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, राइट। और वो पीएच चेंज होता है ब्लड का, बफर उसको कंट्रोल रखता है। पीएच चेंज क्यों होता है? क्योंकि जब हम डाइट लेते हैं तो एसिडिक डाइट हो, कुछ डाइट जब ब्रेक डाउन होती है, डाइजेशन होती है, तो कुछ एसिड भी प्रोड्यूस होता है, कुछ अल्कलीज भी प्रोड्यूस होते हैं। यूजुअली एसिडिक बाय प्रोडक्ट ज्यादातर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। लेकिन उसको समझने के लिए ना, ब्लड के पीएच, ब्लड में जो बफर ऑपरेट कर रहा है उसको समझने के लिए आपको बफर समझना पड़ेगा। बफर जो है जरूरी नहीं है कि आप वीक एसिड और उसके सॉल्ट से बनाओ या वीक बेस या उसके सॉल्ट से बनाओ। बफर आप दो सॉल्ट यूज करके भी बना सकते हो। मतलब इफ वी हैव टू सॉल्ट्स, we can also produce a buffer, two salts to make buffer। देखो, अगर अभी तक आपके माइंड में ये क्लैरिटी नहीं है कि सॉल्ट और एसिड और बेस में क्या फर्क है, तो देखो, एसिड प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, बेसिस प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। जो सॉल्ट्स होते हैं ना, वो बेस आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें एक कैटाइन होता है और एक एनाइन होता है। जैसे सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। तो सॉल्ट को अगर आप डिफाइन करने के लिए मुझे बोलो ना, तो सॉल्ट क्या होता है? इट इज एन आयनिक कंपाउंड दैट हैज अ कैटाइन एंड एन एनाइन। अब कैटाइन और एनाइन में से मॉलिक्यूलर आइंस भी हो सकते हैं, जैसे सल्फेट जो है वो पॉलीएटॉमिक आयन या मॉलिक्यूलर आयन है। तो दो सॉल्ट्स आपस में कैसे एज अ बफर सोल्यूशन बना सकते हैं? तो वो जो सॉल्ट्स होते हैं ना, जैसे एक एग्जांपल हमारे पास है, लेट्स से इफ वी हैव सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। ये इसमें कैटाइन जो है वो Na पॉजिटिव आइन है, और जो एनाइन है वो मोलिकुलर आइन है विच इज HSO4 नेगेटिव आइन। इसको हम हाइड्रोजन सल्फेट आइन कह रहे हैं। दिस हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये आपको एग्जाम्पल याद नहीं करनी है, कोई भी दो सॉल्ट्स की वो एग्जाम्पल दे सकता है। आपको बस ये सीखना है कि दो सॉल्ट को देख के आप कैसे बफर सोल्यूशन बनाओगे। अब हर दो सॉल्ट नहीं, आपने अपनी मर्जी का कोई भी दो सॉल्ट मिला दिया और बफर बन जाएगा, नहीं। स्पेसिफिक सॉल्ट्स हैं, वही आपस में मिक्स होकर बफर सोल्यूशन बना सकते हैं। अब जैसे मैं ना आपको एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बनाता है बफर, लेकिन आपको याद नहीं होना चाहिए कि कौन से दो सॉल्ट मिलकर एसिडिक या बफर बनाएंगे। जैसे दो सॉल्ट है, एक है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और एक है सोडियम सल्फेट। अब इसमें से एक सॉल्ट जब इन दोनों सॉल्ट को मिक्स करोगे ना एक बार सोल्यूशन में, तो इसमें से एक सॉल्ट जो है वो एज अ एसिड काम करने लग जाता है और एक सॉल्ट एज अ बेस काम करने लग जाता है। अब ऑब्वियसली सॉल्ट हमें वो लेने हैं जो कि सॉल्युबल सॉल्ट हो। आपको पता है ना, सॉल्ट जो है वो, कुछ सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं और कुछ सॉल्ट वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे बेरियम सल्फेट इज अ वेल नोन इनसॉल्युबल सॉल्ट जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। तो सॉल्ट हमेशा वो ऐसे ही देगा जो कि सॉल्युबल सॉल्ट हो, वरना वो बफर नहीं बना सकते फिर। और सॉल्ट्स के बारे में अभी हमने ये देखा है ऊपर कि जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन कंप्लीट आयनाइजेशन होती है। अनलाइक वीक एसिड और वीक बेस, सॉल्ट्स आर ऑलवेज, जो सॉल्युबल सॉल्ट है वो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं। हम सॉल्ट लेंगे ही ऐसे जो कंप्लीटली आयनाइज हो, मतलब कंप्लीटली सॉल्युबल हो। तो अभी जो इन्होंने मुझे दो सॉल्ट्स की एग्जांपल दी हुई है, वो दी हुई है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और एक दिया हुआ है सोडियम सल्फेट। जब मैंने इन दोनों सॉल्ट को पानी में डाला, अब पानी में अलग अलग नहीं डालना, आपने एक ही बीकर लेना है और इसमें ये दोनों सॉल्ट डाल दिए। मतलब सोडियम सल्फेट सॉल्ट भी इसी में डाला है और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्ट भी इसी में डाला है। तो जब आपने सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट डाला है सॉल्ट इसमें, तो वो आयनाइज होके बना रहा है Na पॉजिटिव आइन एंड
हाइड्रोजन सल्फेट आयन, लेकिन दोनों एक्वस फॉर्म में डिसॉल्व हो गया ना। और सोडियम सल्फेट को जब आपने वाटर में डाला है तो वो 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट 2 मोल ऑफ Na पॉजिटिव आयन बनाएगा और 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन बनाएगा। अब इसमें से ये जो दो नेगेटिवली चार्ज आयन बने ना, एनाइन बने हमारे पास, एक है हाइड्रोजन सल्फेट आयन और एक है सल्फेट आयन। ये दोनों आयन में से एक आयन एज अ एसिड काम करेगा और एक आयन एज अ बेस काम करेगा। अब कौन सा आयन एज अ एसिड काम करेगा? देखो, वो सॉल्ट जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है। मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ आइडेंटिफाई करने का। सॉल्ट या उसका एनाइन, सॉल्ट और एनाइन ऑफ सॉल्ट विथ greater number of hydrogen will act as a acid and salt with lesser number of hydrogen will act as a base। ठीक है, जब दो सॉल्ट को आपस में कंपेयर करो तो उन्हीं दो सॉल्ट के लिए ये बात मैं बता रहा हूँ। इसमें से हाइड्रोजन सल्फेट आयन जो है वो एज अ एसिड काम करेगा और जो सल्फेट आयन है वो एज अ बेस काम करेगा। अगर मैं सॉल्ट में पूछूं तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एज अ एसिड काम करेगा और सोडियम सल्फेट एज अ बेस काम करेगा। और ये जो सोल्यूशन बन गया है ना, जिसमें ये दोनों सॉल्ट आपने मिक्स किए हुए, ये पूरा सोल्यूशन कलेक्टिवली एज अ बफर सोल्यूशन काम करेगा। किस तरह से? अब इस सोल्यूशन में अगर हम लेट से H, पहले H पॉजिटिव आयन डाल के देखते हैं, फिर OH नेगेटिव आयन डाल के देखते हैं। If we add H पॉजिटिव आयन्स तो किस तरह से ये सोल्यूशन एज अ बफर काम करेगा ये देखते हैं। देखो, जब आप H पॉजिटिव आयन डालोगे, दिस H पॉजिटिव आयन विल रिएक्ट विद बेस। बेस कौन काम कर रहा है? सल्फेट आयन, जो कि SO4 2 नेगेटिव आयन है। इसकी जो इक्वेशन होगी, इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन ये लोग एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे। जब ये कंबाइन होंगे तो इन पे ओवरऑल चार्ज आएगा। ओवरऑल चार्ज कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन आयन पे +1 चार्ज है और सल्फेट आयन पे 2 नेगेटिव चार्ज है। तो इनका चार्ज क्या बन जाएगा? +1 ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड -2 ऑफ सल्फेट आयन। तो ओवरऑल चार्ज बन जाएगा -1। ये फॉर्मूला होगा HSO4 और इस पे ओवरऑल चार्ज बन जाएगा -1। तो जो हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हुआ था सोल्यूशन में, वो सल्फेट आयन ने केटर कर लिया। आपसे कहता है कि इक्वेशन लिखो कि हाउ दिस टू सॉल्ट सोल्यूशन इज एक्टिंग एज अ बफर। अगर हम H पॉजिटिव आयन डालेंगे तो इक्वेशन ये होगी। इक्वेशन लिखने के लिए कहता है बस, बट इफ वी ऐड OH नेगेटिव आयन्स तो क्या होगा? जब OH नेगेटिव आयन्स डालेंगे तो इन सॉल्ट में से जो एज अ एसिड काम कर रहा है ना, HSO4 नेगेटिव आयन, वो इसके साथ रिएक्ट होगा
और जब भी OH की इक्वेशन लिख रहे होगे, OH आयन जब न्यूट्रलाइज हो रहे होंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट में एक चीज तो वाटर हर हाल में बनेगी बनेगी। और वाटर कैसे बन रहा है, देखो OH नेगेटिव आयन है एंड दिस हाइड्रोजन इज एक्सेप्टेड बाय दिस OH नेगेटिव आयन। मतलब ये जो HSO4 नेगेटिव आयन है, ये एज ए एसिड काम कर रहा है ना। इसका क्या मतलब है, ये H पॉजिटिव आयन को डोनेट करेगा, प्रोटॉन डोनर बना हुआ होगा इस वक्त। And when this hydrogen ion leaves this HSO4 negative ion, तो वो अपना हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लीव करके जाएगा ना सल्फेट आयन के ऊपर। ठीक है, वो तो H यहाँ से जब निकलेगा तो H पॉजिटिव आयन बन के जाएगा और OH नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन होके वो वाटर बनाएगा। ऐसा ही है ना। तो हाइड्रोजन +1 आयन बन के निकल रहा है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन SO4 के ऊपर लीव करके जाएगा। तो जो SO4 है उसके ऊपर -1 चार्ज तो ऑलरेडी था। जब हाइड्रोजन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके जा रहा है तो वो -1 चार्ज से क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव। तो तरीका है इक्वेशन बनाने का जब दो सॉल्ट एज अ बफर काम कर रहे होते हैं। समझ आइए ये बात, इसको कॉपी भी कर लेना। मैं और भी एग्जांपल्स करवा देता हूँ कि किस तरह से और कोई एग्जांपल सॉल्ट्स की वैसा बफर काम करती है। अभी आगे बढ़े। देखो एग्जाम्पल 1 थी, एग्जाम्पल 2 अगर खुद ट्राई करो तो ज्यादा अच्छा होगा, पता लग जाएगा कि किस तरह से कर रहे हो। जो सॉल्ट हम यूज कर रहे हैं ना इस बार, उसमें से एक सॉल्ट है सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। देखो एक है Na2HPO4 और एक फॉर्मूला में गिवन है NaH2PO4। अब इसमें से जब ये सॉल्ट आयनाइज होंगे तो कैटाइन और एनाइन क्या निकलेगा वो आपको खुद डिसाइड करना है। मतलब अगर मैं इसमें Na2HPO4 डालता हूँ और एक सॉल्ट NaH2PO4 डालता हूँ, तो क्योंकि ये दोनों सॉल्ट ऑब्वियसली सॉल्युबल है और ये दोनों आयनाइज होंगे और कंप्लीटली आयनाइज होंगे, वरना बफर बन ही नहीं सकता। तो क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि इसमें आयन्स कौन कौन से हैं। देखो अगर मैं इस सॉल्ट की बात कर रहा हूँ ना, Na पहला वाला सॉल्ट जो है हमारे पास Na2HPO4, तो देखो सोडियम पे तो हमें पता है चार्ज +1 होता है। अब अगर सोडियम के साथ यहाँ पे नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि ये 2 कहाँ से आया होगा, HPO4 के ऊपर चार्ज होगा 2 नेगेटिव, यहीं से आया होगा ना 2। ऐसे ही बनाते हैं ना फॉर्मूला आयनिक कंपाउंड्स का। मतलब इस सॉल्ट का जो नेगेटिवली चार्ज आइन है वो एनाइन जो है इसका वो क्या है HPO4 और उस पर चार्ज क्या होना चाहिए 2 नेगेटिव, तभी तो जाके फॉर्मूला Na2HPO4 बनेगा।
समझ आइए बात। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा सॉल्ट है, दिस इज Na H2PO4। अब सोडियम आइन पे तो हमें पता है ग्रुप 1 का है, चार्ज आएगा +1। H2PO4 पे क्या चार्ज होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होना चाहिए H2PO4। अब सोडियम के साथ देखो यहाँ पे नंबर कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है। H2PO4 पे जो चार्ज होना चाहिए वो -1 होना चाहिए, तभी तो 1 इस सोडियम के पास भी आया और 1 सोडियम का H2PO4 के पास भी आया। आइए बस, अब ये दो सॉल्ट जब आप पानी में डालोगे, Na2HPO4 aqueous, तो ये completely आयोनाइज होगा to give 2 mole of Na positive ion and 1 mole of HPO4, और उस पे चार्ज होगा 2 नेगेटिव aqueous ion। और जो दूसरा सॉल्ट है वो है NaH2PO4। This will ionize to give Na positive ion, ऑब्वियसली ये भी एक्वस होगा, सारे आयंस एक्वस होंगे, एंड H2PO4 -1 आयन। इन दोनों नेगेटिव आयन में से एज अ एसिड कौन काम करेगा, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, और एज अ बेस कौन काम करेगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो ऊपर वाला एज अ बेस काम करेगा और नीचे वाला एज अ एसिड काम करेगा। इफ वी ऐड, अब ये जो पूरा हमारे पास सोल्यूशन बना है, ये बेसिकली बफर सोल्यूशन बन गया, तो दोनों मिला के बफर सोल्यूशन बना है ना। अब अगर हम इसमें H पॉजिटिव आइन डालते हैं, ये सोल्यूशन कैसे एज अ बफर काम करेगा, इक्वेशन क्या बनेगी। अब H पॉजिटिव आइन डालोगे इसमें, इसमें से जो एज अ बेस काम कर रहा है वो HPO4, जो ऊपर लिखा हुआ है ना HPO4 2 नेगेटिव, ये एज अ बेस काम कर रहा है, ये H पॉजिटिव आइन के साथ रिएक्ट होगा। और जब भी H पॉजिटिव आइन डालते हैं तो सॉल्ट्स बफर में इक्वेशन क्या बनती है, we have HPO4 2 नेगेटिव, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, दो हाइड्रोजन हो जाएंगे आपको पूरे फॉर्मूले में, ये बनेगा H2PO4, और चार्ज जो होगा वो +1 H पॉजिटिव आइन के साथ था और 2 नेगेटिव HPO4 2 नेगेटिव आइन के साथ था, तो +1 -2 ये चार्ज बन जाएगा इस पे -1। इसी तरह इफ वी ऐड OH नेगेटिव आइन, तो क्या होगा, जो OH नेगेटिव आइन है फिर ये रिएक्ट होगा कौन से आइन के साथ, जो एज अ एसिड काम कर रहा है H2PO4 -1 आइन। और जब भी OH नेगेटिव आयन की इक्वेशन बनाएंगे टू सॉल्ट्स वाले बफर में,
तो एक प्रोडक्ट तो वाटर बनेगा सीधा सीधा। और दूसरा प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करोगे? देखो OH नेगेटिव आयन के पास H पॉजिटिव आयन आएगा, तभी तो वाटर बनेगा ना, ये दोनों मिलके वाटर बनाएंगे। तो ये जो हाइड्रोजन आया है ये H2PO4 -1 से आया है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दोगे तो ये हो जाएगा HPO4। और क्योंकि वो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आया है वहां पे, तो चार्ज -1 तो ऑलरेडी था, तो चार्ज क्या हो जाएगा? -2। ये हो जाएगा आपके पास HPO4 2 नेगेटिव। ठीक, ये इसमें से एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव आइन बन के यहाँ पे गया है अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के। क्लियर है बात? यस दानियल, बेस and acid from two reaction is the reason the pH is staying constant, obviously, because if you are adding some extra amount of H positive ion to this solution, this will be catered by the negatively charged ion which is acting as a base, and if you are adding some extra amount of hydroxide ion, this will be catered by an ion which is acting as an acid। सही है, चलो इसको लिख लो and then you guys can leave, but make sure next class में रिवाइज करके आना सब कुछ। आगे थोड़ा सा काम और मुश्किल है, क्योंकि अब इसकी कैलकुलेशन पे जाना है, पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। ये तो सब थ्योरेटिकल है, कैलकुलेशन पढ़ के फिर पास पेपर्स करेंगे, और क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं।